जय हिंद टू ऑल। आज की इस वीडियो में हम अपने अगले वार हीरो मेजर धन सिंह थापा साहब तथा सूबेदार जोगिंदर सिंह साहब के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे उनके द्वारा वह कौन सी ब्रेव स्टोरी थी जिसके कारण उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया। तो आइए चलिए मेरे साथ और जानते हैं कि उन्होंने 1962 में वह जो लड़ाई लड़ी जो आज भी फेमस है, जिसको हम पढ़ते हैं, जिसकी स्टोरी हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती है, उस स्टोरी को हम लोग जानते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले मेजर धन सिंह थापा साहब से हम लोग स्टार्ट करेंगे। मेजर धन सिंह थापा साहब 8 गोरखा राइफल से बिलोंग करते थे। पहली बटालियन में उनकी वो कमांड कर रहे थे। लद्दाख रीजन था जहाँ पर जो लड़ाई उन्होंने लड़ी वह लद्दाख में थी और 21 अक्टूबर 1962 की यह वह लड़ाई है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उनको परमवीर चक्र के लिए उन्होंने क्या क्या अपना योगदान दिया और किस तरह से उन्होंने दुश्मन को हराया। मेजर धन सिंह थापा साहब परमवीर चक्र से सम्मानित नेपाली मूल के भारतीय सैनिक रहे हैं। भारत द्वारा अधिकृत विवादित क्षेत्र में बढ़ती चीनी घुसपैठ के जवाब में भारत सरकार ने फॉरवर्ड पॉलिसी को लागू किया। तो पहले समझ लेते हैं कि फॉरवर्ड पॉलिसी क्या थी। फॉरवर्ड पॉलिसी हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री जी थे उनके नौकरशाह के द्वारा सुझाई गई एक प्लानिंग थी जिसमें भारतीय सेना को यह आदेश दिया गया कि आपको चाइना के सामने एक डिफेंस तैयार करना है जिसमें आपको छोटी छोटी चौकियाँ सभी बॉर्डर एरिया पर बना लेनी है। उनको लगता था कि चाइना हम पर अटैक नहीं करेगा। चाइना बोलता था हिंदी चीनी भाई भाई। इस थ्योरी को मानते हुए नेहरू साहब ने को लगा कि हम बस चाइना पर एक दबाव बनाएंगे और चाइना हम पर अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश वाला जो 1962 में जिसकी वजह से चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया वो हमसे वो नहीं ले पाएगा। यही नेहरू जी की सबसे बड़ी गलती थी। उनको लगा कि हम डिफेंस में अपनी चौकियाँ बना लेंगे तो चाइना डर जाएगा और चाइना हम पर अटैक नहीं करेगा। हम उस समय जो हमारी सेना थी उसकी भी इस तरह की कोई मंशा नहीं थी, उसकी अपनी अलग रणनीति थी, लेकिन उसकी रणनीति को ना स्वीकार कर नेहरू साहब द्वारा जो अपनी रणनीति थी जिसको फॉरवर्ड पॉलिसी के नाम से जानते हैं इसको लागू करा दिया गया और अल्टीमेटली सेना को वह मानना पड़ा। इसमें सेना भी खुद भी तैयार नहीं थी। इस तरह की यदि चाइना अटैक कर दे तो सेना को कैसे उसका जवाब देना है। ना ही उस समय हमारे पास बहुत ज़्यादा वेपन थे, ना ही हमारे पास बहुत ज़्यादा गोलियाँ थी और कहीं ना कहीं हम लोग अपने जो पॉइंट थे उसमें हम कहीं ना कहीं वीक थे, जिसका फ़ायदा चाइना ने उठाया और चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया और फाइनली हमें उस युद्ध में कहीं ना कहीं हार का सामना देखना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद जो हमारे वीर थे उन्होंने अपनी वीरता से लड़ाई लड़ी। जो हमारे सैनिक थे उनकी योगदान में कोई कसर नहीं है। फिर भी उन्होंने अपनी जो उनको कार्य दिया गया उन्होंने मरते दम तक आखिरी सांस तक उसको पूरा किया। तो उसी के लिए हम मेजर धन सिंह थापा साहब के बारे में आज पढ़ाई करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने किस तरह से चीनी के दांत खट्टे किए। तो फॉरवर्ड पॉलिसी आई थिंक आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। ये उस समय की कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो नेट से मिली जिसमें दिखाया गया है कि धन सिंह थापा साहब अपनी जो यूनिट है उसको किस तरह से कमांड कर रहे हैं। चीनी भारतीय युद्ध अक्टूबर 1962 में शुरू हुआ था। 21 अक्टूबर को चीन ने पैंगांग झील के उत्तर में श्रीजाप और यूल पर कब्जे करने के उद्देश्य से घुसपैठ करनी शुरू कर दी। ये जो अक्साई चीन वाला एरिया उस वाले हिस्से की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर पैंगांग लेक पड़ती है। सिरजीप चैप और पांगंग झील के उत्तरी किनारे पर 8 गोरखा राइफल की प्रथम बटालियन द्वारा स्थापित एक पोस्ट थी जो मेजर धन सिंह थापा साहब द्वारा कमान की जा रही थी। उन्होंने अपने आसपास के करीब 48 वर्ग किलोमीटर के एरिया को चीनी सैनिकों से सुरक्षित रखना था। जैसे भी मैंने बताया कि फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत हमारी छोटी छोटी चौकियाँ बन गई थी, छोटी छोटी पोस्टें बन गई थी। तो धन सिंह थापा साहब की जो चौकी बनी थी, जो पोस्ट बनी थी, इनको 48 वर्ग किलोमीटर एरिया की रक्षा करनी थी कि जिससे कि चाइना वाले हमारे देश में ना घुस जाएं, हमें उनको रोकना है। इसी बीच 20 अक्टूबर 1962 को चीनी सेना के करीब 600 सैनिकों ने तोपों तथा मोर्टार्स की मदद से थापा साहब की पोस्ट पर धावा बोल दिया। अब जैसे मैंने बताया हमारी पोस्ट पर उतने सैनिक नहीं थे संख्या में। इनकी हमारे जो साहब थे इनकी सैनिक 25, 28, 30 के आसपास इनकी संख्या थी। लेकिन जहाँ पर 600 सैनिकों ने अलग अलग वेव की फॉर्म में उन्होंने अटैक किया, लेकिन फिर भी हमारे जाबाजों ने उनका डटकर मुकाबला किया और उनको काफ़ी लंबे समय तक जूझना पड़ा। तो वही ये आप देख सकते हो गूगल मैप के द्वारा ये हमें मिला है। यहाँ पर धन सिंह थापा साहब की पोस्ट अभी भी अगर आप नेट पे सर्च करोगे गूगल मैप में जाके तो आपको ये पेंगांग लेक के साइड में फिंगर 3 के आसपास ये आपको धन सिंह थापा साहब की पोस्ट दिखाई देगी जो उन्होंने संभाली हुई थी और यहीं पर उन्होंने यह ब्रेव वर्क किया और फाइनली दुश्मन को यहाँ पर उन्होंने लड़ाई में हराया।
गोरखा दुश्मन के साथ पूरी ताकत से लड़ रहे थे। बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों को उन्होंने मार गिराया। साथ ही चीनी सैनिकों की पहली कोशिश को उन सभी लोगों ने नाकामयाब कर दिया। दुश्मन गोरखा के जवाब को देखकर हैरान था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, इसलिए उसने गुस्से में आकर थापा साहब की पोस्ट के वह लोग करीब पहुंच गए जो अभी आपको मैंने बताई है थापा साहब की पोस्ट से इसके नियर बाई सभी लोग आ गए चीनी सैनिक, और उन्होंने इसको आग के हवाले कर दिया। अब इस स्थिति में गोरखाओं ने हैंड ग्रेनेड और छोटे हथियारों से एक बार फिर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और पीछे हटने के लिए उन्होंने उनको मजबूर कर दिया। और चूंकि ठंड का मौसम था तो अटैक करना भी, क्योंकि इस वाले एरिया में हमेशा ठंडी रहती है, तो इस समय वहाँ की जो स्थिति थी वो काफ़ी लड़ने के लायक नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारे सैनिक वहाँ पर पूरी जोश के साथ में उनका मुकाबला करते रहे। इस पोस्ट को जीतने की चीन की यह दूसरी कोशिश भी थापा साहब की टुकड़ी ने फिर से नाकामयाब कर दी, और चीन ने इस बार अपना ये समझ चुके थे वह लोग कि इस पोस्ट को जीतना उतना आसान नहीं है जितना वह समझ रहे थे, क्योंकि बार बार उनकी दो रणनीति को वह खराब कर चुके थे। इसलिए चाइना इस बार एक खास रणनीति के तहत वापस आया और बड़ी संख्या में उन्होंने हमारे जो भारतीय सैनिक थे वहाँ पर जो संख्या मैंने बताई आपको, हमारे सैनिक लगभग 30 की संख्या में थे, कुछ उनमें से शहीद भी हो चुके थे, कुछ अभी तक दोनों वेव में घायल भी हो चुके थे, उनको उन्होंने फिर से उनके ऊपर अटैक कर दिया। अब इतनी बड़ी संख्या में जब चाइनाइज अटैक करेंगे तो हमारे थापा साहब ने एक बंकर से दूसरे पर दुश्मन पर गोली चला रहे थे, तभी एक बम उनके बंकर पर आकर गिरा। जैसे जब तक वो फटता तब तक थापा साहब अपने और साथियों के साथ उस बंकर से बाहर निकल चुके थे, और थापा साहब द्वारा उनके 3 साथियों को चीनी सैनिकों द्वारा बंदी बना लिया गया। लेकिन इसी बीच थापा साहब द्वारा जब बंदी बनाने से पहले जो दुश्मन के सैनिक थे उनको उन्होंने जो अपनी बायनेट होती है, जो हमारी राइफल के आगे बायनेट लगी रहती है, जो खंजर लगा रहता है, उससे उन्होंने अटैक करना शुरू किया और हैंड टू हैंड फाइट में भी कई चीनी सैनिकों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अल्टीमेटली संख्या चाइना की ज़्यादा थी, उनके सैनिक ज़्यादा थे, हमारे सैनिक संख्या में बहुत कम बचे थे, 3 सैनिक बचे हैं, एक थापा साहब बचे हैं, उन सभी को उन्होंने बंदी बना लिया। और इस चीज़ की सूचना हमारे जो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स थे उनको नहीं मिली कि थापा साहब और उनके सैनिकों को बंदी बना लिया गया। उनको लगा, हमारे भारतीय सेना को लगा कि थापा साहब भी अपनी पोस्ट पर बाकी सब सैनिकों के साथ में शहीद हो गए हैं, जिसकी शहादत की खबर उन्होंने उनके परिवारजनों को दे दी, और अपने जो मिलिट्री उनकी यूनिट थी सभी को यह खबर पता चली कि वह शहीद हो चुके हैं। लेकिन वह शहीद नहीं हुए थे, वह चीन सैनिकों द्वारा बंदी बना लिए गए थे, और घर वालों ने यह समझकर कि वो शहीद हो गए हैं, जैसी उनको सेना द्वारा जानकारी मिली, उन्होंने अपने रीति रिवाज के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। इसी बीच भारत सरकार द्वारा उनकी वीरता का सम्मान करते हुए उन्हें परमवीर चक्र देने की भी घोषणा कर दी, और जब वो युद्ध पे गए थे उस समय उनकी रैंक कैप्टन थी, बाद में उनकी रैंक को प्रमोट होने के बाद मेजर भी कर दिया गया था। इसके बाद जब हमारे जो बंदी थापा साहब थे उनको चीनी सैनिकों द्वारा खुफिया जानकारी लेने के पर्पज से उनको अलग अलग तरह की यातनाएं दी गई और उनको अलग अलग तरह के लालच भी दिए गए, परंतु थापा साहब उनके सामने नहीं झुके। और युद्ध समाप्ति के बाद जब प्रिजनर्स ऑफ वार की लिस्ट यानी युद्ध बंदियों की लिस्ट भारत सरकार को सौंपी गई तो उस समय एक नाम मेजर थापा साहब का भी था। इसी बीच 10 मई 1963 को थापा साहब चीन से मौत को मात देकर जब वापस लौटे तो सेना मुख्यालय द्वारा और पूरे देश ने एक उनका भव्य स्वागत किया और सभी ने खुशी मनाई। उसके बाद वो 2 दिन बाद 12 मई को अपने घर जब देहरादून गए तो देहरादून पहुंचने के बाद चूंकि उनके घर वाले उनका अंतिम संस्कार कर चुके थे तो वापस उनकी जो वाइफ थी वो एक विधवा की तरह जीवन जी रही थी, तो फिर से उनको जब अपने घर के साथ में रहना था तो उन्होंने एक धार्मिक परंपराओं के अनुसार कुल पुरोहितों ने उनका मुंडन कराकर फिर से उनका नामकरण किया। उसके बाद उनको विवाह की वेदी में खड़ा कर फिर से उनको अग्नि के साथ फेरे लेने पड़े, और उसके बाद फिर वह अपनी पत्नी के साथ में उनका वैवाहिक जीवन फिर से शुरू हो गया। तो यह एक ब्रेव स्टोरी थी मेजर धन सिंह थापा साहब के बारे में, जो उन्होंने लड़ाई लड़ी और लास्ट में वह अपने देश सकुशल वापस भी आए, और उन्होंने चाइना के लोगों की चाइना के सैनिकों द्वारा जो यातनाएं दी गई उस पीड़ा को भी झेला, लेकिन तब भी वह अपने देश के साथ में जुड़े रहे। तो ये एक सच्चे भारतीय वीर की कहानी थी जो भी मैंने आपको बताई। बाद में उनको रिटायर होने से पहले उनकी रैंक लेफ्टिनेंट कर्नल तक गई थी, तो उसके बाद वो भारतीय सेना से रिटायर सेवानिवृत्त हो गए थे।
तो ये हमारी कहानी थी मेजर धन सिंह थापा साहब के बारे में। अब हम अपने अगले वार हीरो सूबेदार जोगिंदर सिंह साहब के बारे में पढ़ेंगे। यह भी चाइना ही युद्ध में, जो चाइना के साथ में 1962 में वार हुआ है, उसी युद्ध में इनका भी योगदान रहा है, जिस वजह से परमवीर चक्र से सूबेदार जोगिंदर सिंह साहब को नवाजा गया। लेकिन इनका जो एरिया था वह अलग था, वह अरुणाचल प्रदेश में नेपा बॉर्डर और जो तवांग वाला रीजन था वहाँ पर इनका एरिया था, जहाँ पर इन्होंने शहादत दी और फाइनली इन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया। तो आइए समझते हैं और जानते हैं सूबेदार जोगिंदर सिंह साहब के बारे में, उस लड़ाई के बारे में उनकी, जिस वजह से उनको हम याद कर रहे हैं और हम उनकी कहानी को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। यह 1 सिख रेजिमेंट से बिलोंग करते थे और जैसे मैंने भी बताया कि तवांग अरुणाचल प्रदेश में एक सिटी है, वहाँ पर इनकी लड़ाई के बारे में हम इनको जानते हैं, पढ़ा जाता है। और यह लड़ाई 20 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक इनकी जो बारे में पढ़ा जाता है, ये कंप्लीट वहाँ पर उस पोस्ट पर अवेलेबल थे। तो जो ये लड़ाई लड़ी गई ये अक्टूबर के मंथ में 1962 में ये लड़ाई थी। अब हम जानते हैं इनके बारे में। भारत चीन के युद्ध में 23 अक्टूबर को 1962 का दिन था। रिज के पास नेपा में तवांग में अपनी टुकड़े के साथ सूबेदार जोगिंदर सिंह साहब तैनात थे। सुबह 5:30 का समय पर चीन की सेना ने बुमला पर जबरदस्त आक्रमण कर दिया। उनका सैनिकों का, जो चाइना सैनिक थे, उनका मुख्य उद्देश्य था कि वह तवांग, जो भी सिटी अरुणाचल प्रदेश में है, इस पर वो पहुंच जाए और अपना कब्जा कर लें। इसी पर्पज से चीन की फौज ने जो सूबेदार जोगिंदर सिंह साहब पर 3 वेव में उनके पास अलग अलग करके धावा बोला और हर बार हमारे जो जोगिंदर सिंह साहब और उनकी टुकड़ी थी, उन्होंने जो चाइना के उनसे 5 गुना संख्या में ज़्यादा लोग थे उनका जवाब दिया और उनको रोक के रखा और उनकी भी काफ़ी कैजुअलिटी, काफ़ी उनके भी सैनिकों को मारा। तो हम जान लेते हैं उनका यह पूरा एरिया कौन सा था, किस एरिया में उन्होंने अटैक किया और किस एरिया में उन्होंने दुश्मन को रोक के रखा। तो हम देख सकते हैं ये हमारा गूगल मैप है। इस गूगल मैप के द्वारा हम समझ सकते हैं कि वह एरिया कौन सा था जहाँ पर उन्होंने अटैक किया। ये बुमला पास है, जो भी मैंने बताया, यहाँ से चाइना सैनिक एंटर किए। ये हमारा जोगिंदर सिंह साहब का वार मेमोरियल बना हुआ है, जहाँ पर उनकी पोस्ट थी। इस एरिया में लगभग उनकी कहीं ना कहीं पोस्ट थी, जहाँ पर उन्होंने दुश्मन सैनिकों को यहीं पर रोक के रखा और दुश्मनों का टारगेट था कि वह इस तवांग तक आएँ और तवांग तक अपना कब्जा कर लें और भारत के इस अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से को अपना बना लें, जिसमें जोगिंदर सिंह साहब की अहम भूमिका थी। और उन्होंने चाइना को दिखा दिया कि नहीं, हम संख्या में भले ही कम है लेकिन हम आपको आसानी से हरा सकते हैं। तो आइए जानते हैं उनकी आगे की स्टोरी। पहला हमला सूबेदार की फौजें बहादुरी से झेल रही थी, जिसमें चीन को कोई कामयाबी नहीं मिली। उनका भारी नुकसान भी हुआ और उनको वहीं पर थम जाना पड़ा। इसी बीच कुछ ही देर बाद दुश्मन ने फिर से दावा बोल दिया। उसका भी सामना जोगिंदर सिंह साहब उनकी टीम ने बड़ी बहादुरी से किया। जो बोले सो निहाल का नारा लगाते हुए दुश्मन का हौसला पस्त कर दिया। लेकिन दूसरा हमला जोगिंदर सिंह साहब की आधी फौज को ले गया। चूँकि जैसे मैंने बताया कि दुश्मन सैनिक संख्या में पहले से बहुत ज़्यादा है, उनके पास हथियार भी बहुत ज़्यादा हैं, वो तो लड़ने के मकसद से ही आ रहे हैं। हम वहाँ पर डिफेंस में बैठे हुए हैं। जो फॉरवर्ड पॉलिसी थी नेहरू जी की, उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पर डिफेंस में बैठे हुए थे। तो डिफेंस में हम लड़ने के मकसद से बैठे ही नहीं, हम तो सिर्फ अपने देश की को कि हमारे ऊपर कोई अटैक ना करे, हम उसको रोकने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन वो संख्या में भी ज़्यादा है हमसे, उनके पास वेपन्स भी हमसे ज़्यादा हैं, अच्छे वेपन्स हैं, तो लगातार हमारे ऊपर अटैक करते हुए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे भी लगभग आधे सैनिक वहाँ पर शहीद हो गए और जो हमारे जोगिंदर सिंह साहब है उनको भी थाइस में 2 गोलियां लगी और उन 2 गोलियां लगने के बावजूद भी उनको यह बोला गया कि आप पोस्ट को छोड़ दीजिए, लेकिन उन्होंने जिद थी कि वह रण को नहीं छोड़ेंगे, वह दुश्मन को वहाँ से हटा देंगे। तो उनके नेतृत्व में जो उनकी फौज थी वह भी उनकी स्थिति को देखकर काफ़ी उनके अंदर भी हौसला आ गया कि उनके कमांडिंग जो है वो जब पूरे जोश के साथ में इतनी चोट होने के बावजूद लड़ रहे हैं, तो वह भी जोश के साथ में उसी पोस्ट पर वहाँ पर लड़ते रहे और सैनिक वहाँ पर घायल भी होते रहे, परंतु फिर भी वह आखिरी दम तक लड़ते रहे। तभी दुश्मन की ओर से तीसरा और सबसे बड़ा हमला सूबेदार जोगिंदर सिंह साहब के ऊपर कर दिया गया, उनकी पोस्ट के ऊपर कर दिया गया, जिस पर जोगिंदर सिंह साहब ने अपने हाथ से मशीन गन लेकर दुश्मन के ऊपर गोलियां दागना शुरू कर दिया। और इस हमले में हमारे सैनिक को भी नुकसान हुआ और चीन की फौज को भी इसमें काफ़ी नुकसान हुआ, उनके भी काफ़ी सैनिक यहाँ पर मारे गए। लेकिन वह लगातार संख्या में बढ़ते जा रहे थे, चूँकि उनकी संख्या अनलिमिटेड थी। वो 600-700 की संख्या में थे, हम उतने नहीं थे, हम 60-70 की ओनली संख्या में थे। तो वो हमसे 10 गुना की संख्या में ज़्यादा थे, तो उनकी संख्या हमारा लगातार बढ़ती जा रही थी। वो अलग अलग डायरेक्शन से तीनों दिशाओं से उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया और ऐसी स्थिति में हमारे पास जो गोलियों का भंडार था वह भी ख़त्म हो गया था। तो अब इस स्थिति में
इस स्थिति में सूबेदार जोगिंदर सिंह साहब बायनेट लेकर चीनी सैनिकों को उन्होंने मारना शुरू कर दिया। बायनेट जो हमारी एक संगीन खंजर तरह का होता है जो कि राइफल के आगे लगा रहता है, जब गोलियां खत्म हो जाती है तो इससे दुश्मन सैनिकों को मारना शुरू कर देते हैं। तो इसमें भी सूबेदार जोगिंदर सिंह साहब ने अंत में कई सैनिकों को मारा। तो उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि सूबेदार जोगिंदर सिंह साहब को जो चाइनीज सैनिक थी वो उनको बंदी बनाकर ले गए, लेकिन उनको चोटें काफ़ी ज़्यादा थी, उनको गोलियां लग चुकी थी, वो भी घायल भी थे। उनकी बाद में वहीं पर वह शहादत हो गई थी, वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। बाद में ये उनका जोगिंदर सिंह साहब का वार मेमोरियल भी बना हुआ है वहाँ पर, अगर आप कभी जाएँ तो इसको जरूर देखिएगा। लेकिन घायल वीर जोगिंदर सिंह साहब को युद्धबंदी बना लिया गया, जैसे मैंने बताया। बाद में वह वीर गति को प्राप्त हो गए थे और लेकिन उनके साथ में जो 3 सैनिक जो थे वह जिंदा बचने के लिए थे और उन्होंने वापस आकर उस शेरे हिंदुस्तान की कहानी सबको बताई, जिससे उनके बारे में हम यहाँ पर आज पढ़ रहे हैं। वीर सूबेदार जोगिंदर सिंह साहब, उनकी शहादत के बाद भारत सरकार ने उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया था और उनकी इस प्रेरणा से प्रेरित होकर चीन की सेना ने भी बाद में मिलिट्री सम्मान के साथ उनकी अस्थि कलश को 17 मई 1963 को भारतीय सेना को सौंप दिया था। उनका अस्थि कलश मेरठ में स्थित सिख रेजिमेंटल सेंटर भेजा गया था और भारतीय सेना उनकी अद्वितीय वीरता और युद्ध कौशल के लिए गवाह बनी। आईवी रिच पर उनकी याद में एक मेमोरियल भी बनाया गया है। तो जैसे मैंने बताया कि वार मेमोरियल में अगर आपको कभी मौका लगे तो आप इस यहाँ पे जरूर जाइएगा। तो ये हमारे सूबेदार जोगिंदर सिंह साहब के बारे में कहानी थी, जो काफ़ी हमें रोमांचित करती है और हम देखते हैं कि वह इतनी कम संख्या में होकर भी चाइना का किस तरह से उन्होंने अटैक किया। चाइनीज़ ने तीनों दिशाओं से उनके ऊपर अटैक किए। चाइना संख्या में भी अधिक थे, उनके पास गोली बारूद भी हमसे ज़्यादा था, लेकिन तब भी हमारे वीर सैनिकों ने उनसे हार नहीं मानी और अंत तक वह लड़ते रहे जब तक वह शहीद नहीं हो गए। तो ये हमारी कहानी थी सूबेदार जोगिंदर सिंह साहब के बारे में। इसी प्रकार हम अगली इस वार हीरो के टॉपिक के अंदर अगली वीडियो में हम अपने अगले वार हीरो के बारे में पढ़ाई करेंगे। यहाँ तक के लिए थैंक यू सभी का।